a lot of pre-recognition offered by the IRS. सीए का लाइसेंस भी था अलग। इस केस स्टडी में पहले मैं कंफर्म कर देता हूँ कि जो जो चीजें हम कवर करेंगे, ये पहली केस स्टडी है 1120 की, और इसमें जो जो कवर होगा वो होगा आपका एक तो 1120 फाइनेंशियल समरी, वो तो हमें पता ही है, जो पहला 1120 का पेज है। दूसरा आर स्केड्यूल सी, थर्ड इज आर स्केड्यूल एल, देन देर इज आर M1 एंड M2। जिसको ये इतनी चीजें समझ आ गई 1120 की, उसको 1120 तो 70% समझ ही आ गया, आप ये सोच के चलो। तो पहली केस स्टडी, जो केस स्टडी आपको ये लेक्चर में मिल जाएगा और एक केस स्टडी में मैं आपको दे दूंगा, ताकि इसका सॉल्यूशन तो हम सेशन में कर ही रहे हैं, बट केस स्टडी का क्वेश्चन भी आपके साथ दिमाग में हमेशा रहेगी, कैसा क्वेश्चन आएगा। ओके, सो आई गेस माय स्क्रीन इज विजिबल, प्लीज कंफर्म वंस अगेन। Yes, it is. यस सर। ओके, तो सबसे पहले ना व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एनालाइज कि क्या क्या चीजें दी गई हैं और किन किन चीजों पे चेंजेस हो सकते हैं रिटर्न पे। क्योंकि ये जो हमें केस स्टडी में क्वेश्चन दिया गया है, ये बुक्स से लाके दिया गया, मतलब ये फाइनेंशियल्स जो भी इस कंपनी के बने हैं यूएस गैप के अकॉर्डिंग, ये उन फाइनेंशियल्स के हिसाब से हमें डेटा मिला है। ठीक है, सो दिस डेटा इज अकॉर्डिंग योर यूएस गैप। हम तो सर रिटर्न बना रहे हैं, पर अब हमें देखना है कि हमारे हिसाब से एज अ टैक्स प्रिपेयरर मेरे को आईआरएस की नजरों से समझना है हर डेटा को। ठीक है, पहला अपना थिंकिंग ही बदलो कि हमने डेटा को अब रिट्रीव करना है, और अब मेरे को इस डेटा को आईआरएस के हिसाब से समझना है। पहली चीज हमें करो, कंपनी के नाम बदल के, बिल्कुल बेसिक चीज है, इनसाइड टैक्स एक्सपर्ट्स इनकॉर्पोरेशन। एंट्री टाइप दे रखी है आपको सी कॉर्पोरेशन, कुछ अभी कुछ वो नहीं आ रहा है, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, लेटेड भी। ठीक है, लोकेशन क्या है, टैक्सेस, टैक्सेस बेस्ड समझ आ गया। अच्छा, इंडस्ट्री समझ आ गई, दैट इज कंसल्टिंग। और इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कंसल्टिंग, अकाउंटेंट्स, इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग बेसिस कंपनी एक पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन है, इसलिए मैंने केस स्टडी में यहाँ पे ही लिख दिया खुद ही। और आपको ये दिखाया नहीं जाएगा कि किस नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, ये तो मैंने केस स्टडी में लिख दिया। दिस यू हैव टू एनालाइज। कैसे? आप चेक करोगे, कंपनी के रिकॉर्ड्स देखोगे कि कंपनी किस तरह का काम करती है। और अगर कंसल्टिंग का काम करती है, दैट इज अ पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन। और मेनली मैंने केस स्टडी इस हिसाब से बनाई कि मेनली जब हम टैक्स प्रिपरेशन का काम करेंगे, हम पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन का ही रिटर्न बनाते हैं मेनली। तो एक चीज समझ आ गई कि ये जो कंपनी है ये पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन है। और जब मैं 1120 पे जाऊंगा तो मैं अपना पहला काम कर देता हूँ 1120 पे जाके, दैट इज आई विल चेक दिस बॉक्स दैट दिस इज अ पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन। ठीक है, टैक्स ईयर इज एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2024। तो मतलब मैं 2024 का रिटर्न बना रहा हूँ। और मुझे एक चीज समझ आ गई, क्योंकि मुझे पिछले साल का डेटा नहीं मिला हुआ, पिछले साल के फाइनेंशियल्स नहीं, और इसीलिए ये जो पहली केस स्टडी में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज इनिशियल फाइलिंग, मतलब कंपनी अपना पहला बार रिटर्न बना रही है, इसी साल उसने बिजनेस करना शुरू किया है। ठीक है, दिस इज इनिशियल फाइलिंग, क्योंकि हमें तो बेसिक से शुरू करना है। नेक्स्ट जब केस स्टडी में मैं जाऊंगा, मैं पिछले साल का भी डेटा लेके जाऊंगा, उसके पिछले साल के फाइनेंसेस, फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे कि अब हमें क्या देखना है, क्योंकि उसमें हमें रिटेन्ड अर्निंग को बहुत दिमाग में रखना पड़ता है, इक्विटी रोल ओवर का एक कॉन्सेप्ट होता है, बट अभी वो डिस्कस नहीं कर सकते, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम इनिशियल फाइलिंग समझ के चल रहे हैं कि कंपनी अपना पहली बार रिटर्न बना रही है। आपको तो किसी भी टाइप का रिटर्न आ सकता है जब आप प्रिपेयर करो। ओके सर, इनिशियल फाइलिंग है, पहली बार कंपनी अपना रिटर्न बना रही है। पीएनएल दे दिया उन्होंने, जो कि बुक अकाउंटिंग के हिसाब से हो, मतलब बुक्स में पीएनएल ऐसा कुछ दिख रहा है। सिंपल, मैंने बिल्कुल बेसिक सा पीएनएल बनाया अभी आपके लिए, ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें। पहले रेवेन्यू दिखा दिया, मतलब सेल्स दिखा दी उन्होंने 40,000 की, एक्सपेंसेस दिखा दिए कौन कौन से, रेंट और सैलरी के 18,000 के, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। दिस विल बी एज इट इज इन आर रिटर्न ऑल्सो। सर बुक डेप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन में दिक्कत आ सकती है, बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू द बुक्स। मतलब कि जो भी मेरे पास एसेट था कंपनी में, उस पे कौन से एसेट पे डिप्रिसिएशन लगी, अभी उसका नहीं मेरे को आइडिया लगा, बट मुझे इतना पता चल गया कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1,000 रुपए की डिप्रिसिएशन लग चुकी है एसेट के ऊपर। उसी टाइम दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए एज ए प्रिपेयरर, कि अगर मैं आईआरएस के हिसाब से देखूं तो उनके डेप्रिसिएशन के रूल्स देते हैं मेकर्स। हैव यू एवर हर्ड अबाउट मेकर्स, मीत एंड श्रीनिवास? यस सर। Yes. तो मेकर्स की क्या फुल फॉर्म है? मॉडिफाइड एक्सेलेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। ये आईआरएस ने बेसिकली मेथड बना रखा है, ताकि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को छोड़ो, आप हमारे हिसाब से
डिप्रिसिएशन क्लेम करो अपने एसेट्स के ऊपर, और इसको डिवाइड कर दिया गया है जीडीएस में और एडीएस में। अब ये तो मेन आपके करिकुलम की बात है, पार्ट 2 की, जो आप अपने पार्ट में पढ़ोगे। मैं इतना इन डेप्थ में नहीं जा सकता क्योंकि हमारा फिर पर्पस डिफीट हो जाएगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, बट स्टिल जीडीएस हो गया हमारा जनरल डेप्रिसिएशन सिस्टम एंड एडीएस हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव डेप्रिसिएशन सिस्टम। अब इसमें क्या किया हुआ है, बस रूल्स दिए हुए हैं। मैं थोड़ा सा ओवरसाइट दे देता हूं कि जीडीएस फॉलो करता है 200% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे या 150 पे, और एडीएस या तो स्ट्रेट लाइन पे करता है या इनका अपना रूल्स होते हैं। मतलब दोनों के अपने अपने रूल्स है, और इन्होंने बस इसमें ये बता रखा है कि हम ही इस हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। आईआरएस तो ये बोलता है कि हमें नहीं पता यूएस गैप से किस तरह क्लेम करके आए हो, स्ट्रेट लाइन पे करके आए हो, जो मर्जी करके आए हो, बट अब हमारे हिसाब से इस तरह से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो और रिटर्न पे ऐसे दिखा सकते हो। अब मेरे को एज अ टैक्स पेपर क्या सोचना है, या तो मुझे इसमें फायदा हो सकता है कि मैं ज्यादा डिडक्शन भी ले सकता हूँ पहले ही कुछ इनिशियल सालों में अपने रिटर्न पे, और टैक्सेबल इनकम कम कर सकता हूँ, या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट के ही आसपास अगर रहूं तो मैं थोड़ा सा बुक टू टैक्स डिफरेंस जनरेट कर सकता हूँ, और विद द टाइम मैं सिमिलर टाइप की भी डिडक्शन ले सकता हूँ जैसे बुक्स में है। बट दिस इज व्हाट वी हैव टू सी एज अ टैक्स प्रिपेयर यू। अब ऐसा माना जाता है कि आप एक अच्छे टैक्स स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, तो टैक्स स्ट्रैटेजिस्ट क्या करेगा, इनको खोलेगा। अब ये 946 पब्लिकेशन में सब दे रखा है आईआरएस की, बट स्टिल इस केस स्टडी के हिसाब से चलते हैं। पहले हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, अभी मैं इतना नहीं जा रहा इधर से, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बुक डेप्रिसिएशन थी $1000 की, ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं। अब आगे जाके देखेंगे कि एसेट टाइप कौन सा था, क्लास ऑफ एसेट कौन सा था, फिर हम उस हिसाब से देखेंगे कि हमने आईआरएस के रिटर्न में कितनी डेप्रिसिएशन देनी। तो अब यहाँ पे पहली चीज ये समझ आई कि डेप्रिसिएशन की जब बात आई तो हम इसको एज इट इज रिटर्न पे नहीं दिखा सकते जब तक हम पूरा एनालिसिस नहीं करें। $1000 रेवेन्यू तो पूरा दिखाएंगे 40, एक्सपेंसेस पूरे 18,000 दिखाएंगे, ठीक है। बुक डेप्रिसिएशन में अभी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करेंगे जहां पे हमारा मुद्दा बनेगा। ऑल राइट, मेरा तो मन है आपको सब पढ़ा दूं मैं, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन में हमारा 179 एक्सपेंसेस भी होता है एक डेप्रिसिएशन का तरीका। तो डेप्रिसिएशन के बड़े सारे तरीके होते हैं, आप पूरी ही डेप्रिसिएशन एक साल ले सकते हो जिसको बोनस डेप्रिसिएशन कहते हैं, बट लेट इट बी, दिस वी विल कवर इन आर अदर टॉपिक्स। बट हाँ, जितना मैंने बोला उतना ध्यान में रखो कि डेप्रिसिएशन बुक की और टैक्स की अलग हो सकती है रिटर्न की। उसके बाद आ गया हमारा डिविडेंड इनकम। अगर याद होगा लास्ट क्लास में पढ़ाया था सर, यहाँ पे भी मुद्दा बन सकता है। डिविडेंड इनकम है 2000 की, हमें डिविडेंड इनकम आई और हमें पता है कि कंपनीज को डिविडेंड रिसीव डिडक्शन भी मिलती है। अगर एज ए कंपनी मैंने किसी और कंपनी का कुछ होल्ड कर रखा है या मैंने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और मेरे पास उसकी 20% से ज्यादा कम या होल्डिंग है, दैट डिपेंड्स, बट मेरे को डीआरडी मिलने के चांसेस है। तो मतलब मेरे को डीआरडी की डिडक्शन मिल जाएगी मेरे रिटर्न पे। बुक्स में तो वो डीआरडी की डिडक्शन कुछ मैटर नहीं करती, दैट इज नॉट इवन एक्सपेंस, बट फॉर टैक्स पर्पसेस डीआरडी इज अ डिडक्शन। तो इसने एक चीज बस अभी यहाँ पे लिख दी, ओवरव्यू मिल गया कि अच्छा इतना तो समझ आ गया कि एक डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था और डोमेस्टिक कंपनी से 2000 का डिविडेंड आया था, ठीक है, इतना भी समझ आ गया। दो चीजें मुद्दा क्रिएट कर रही है, दैट इज योर बुक डेप्रिसिएशन, डिविडेंड इनकम, जिसका रिटर्न में कुछ हेरफेर हो सकता है। सर लास्ट ईयर फेडरल टैक्स 2500, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब आप एक चीज सोचो, पीएनएल में उसने फेडरल टैक्स रिटर्न ऐसा एक्सपेंस क्यों दिखाया? क्योंकि उनके लिए तो ये एक्सपेंस ही है ना। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, व्हाट इज आवर पर्पस, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, लास्ट में कितना प्रॉफिट बचा कंपनी के पास, हमें वही देखना है। बट जब हम रिटर्न बनाते हैं वी हैव टू सी द टैक्सेबल इनकम, कि आईआरएस कितनी इनकम पे टैक्स लेने वाला है। अब इन्होंने जब अपना रिटर्न अपने बुक्स बनाई, बुक्स में तो फेडरल इनकम टैक्स को एज एक्सपेंस ही दिखाएंगे ना, उनके लिए तो वो एक खर्चा हुआ, बस उनको वो खर्चा दिखाना पड़ेगा। अगर वो उस खर्चे को दिखाएंगे, उनको लास्ट का प्रॉफिट कैसे मिलेगा कि हमारे हाथ में कितना पैसा आया जेब में? तो लास्ट ईयर फेडरल रिटर्न ही क्यों लिखा है? अगर तुम देखो ये तो 2024 के फाइनेंशियल्स है। अरे हम रिटर्न टैक्स कब पे करते हैं? पहले हम ये है हमारा 2023 का टैक्स ना, 2023 में हमने रिटर्न बनाई होगी, इसका टैक्स हमने 2024 में पे किया होगा। और जब वो 2024 के फाइनेंशियल्स बना रहे होंगे तो ये वाला एक्सपेंस तो 2024 में दिखाएंगे क्योंकि तो टैक्स तो 2024 में पे किया है। इट डिपेंड्स अपॉन द मेथड दे आर फॉलोइंग, ठीक है। अब 2024 में ही वो वाला अपना रिटर्न बुक्स में टैक्स दिखा रहे हैं जो उन्होंने लास्ट ईयर का टैक्स पे किया, क्योंकि उन्होंने इस साल पे किया, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसको भी क्लेम कर लिया। तो ये चीजें चेंजेस कर सकती है हमारे रिटर्न पे। अब रिटर्न के हिसाब से कोई डिडक्शन बनती है क्या? ये तो कोई डिडक्शन ही नहीं है ना। दिस इज एक्सपेंसिव इन बुक्स बट नॉट इवन अ डिडक्शन इन टैक्स रिटर्न, क्योंकि ये तो हमने ही पैसा लिया है। अब हमने जो उनसे लास्ट ईयर पैसा लिया था वही हम डिडक्शन में दिखा दें, दीज थिंग्स आर नॉट फीजिबल, नॉट पॉसिबल। तो बिल्कुल लॉजिकल चीज है ये तो बस ये चीजें थी जो हमने ओवरव्यू लेना था कि सर तीन चीजों, मैंने तभी ये तीन चीजें डाली आपकी बेसिक क्लास में आज, ताकि आपको इनकी क्लैरिटी मिल जाए। दिस इज 1, 2 एंड 3, और इनके कहाँ कहाँ शेड्यूल जाते हैं, भाई 11:20 पे घूमते हैं जाके, वी विल एक्सप्लोर 11:20 में। बट एक चीज समझ लेते हैं हम कि दिस इज आर बुक इनकम की कैलकुलेशन। अब तो डिपेंड करता है कि ऐसा तो नहीं दिखता फॉर्मेट पीएनएल का, बट हम तो केस स्टडी पढ़ रहे हैं। व्हेन यू विल वर्क एक्चुअली यू विल सी द रियल फॉर्मेट ऑफ पीएनएल जैसा होता है। बट हमें ये समझ आ गया, पीएनएल का पर्पस समझ आ गया कि हमारी बुक इनकम कितनी है सर,
20,500, दैट इज 20,500 इज बुक इनकम, दिस इज नॉट टैक्सेबल इनकम। ये आपका प्रॉफिट आपने अपनी कंपनी का अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे दिखाया है, क्योंकि ये इनिशियल ईयर फाइलिंग है। तो मैं मान के चल रहा हूँ इसकी कोई बैलेंस शीट भी होगी, है ना, बैलेंस शीट और पीएनएल तो दोनों बनेगा। और बैलेंस शीट का भी हमें कोई लेना देना नहीं है। बैलेंस शीट का लेना रिटर्न में तब लेना देना होता है जब एसेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, पिछले 3-4 साल से बिजनेस कर रहे हैं और हमें देखना है कि आप कितना पैसा रिटेन अर्निंग में रख रहे हैं। अभी बैलेंस शीट का कोई बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट केस स्टडी में। बट इनका मान के चल रहा हूँ कि हमें अभी इतना समझ आ गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20,500 इज आर बुक इनकम। ठीक है, इसके आगे भी कुछ डिस्कस नहीं करते। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, मैंने बोला एसेट क्लास कौन सा है, तो एसेट मुझे समझ आ गया जिसपे ये डेप्रिसिएशन लगी है ना, ये बुक जो डेप्रिसिएशन जिसपे लगी है, वो एसेट है मेरा ऑफिस फर्नीचर का। ऑफिस फर्नीचर अगर किसी ने पढ़ा होगा अपना, तो दिस इज आर पर्सनल पर्सनल एसेट, पर्सनल एसेट ऑफ बिजनेस। और देखो, दैट इज वाई वी आर स्टडिंग ये थ्योरेटिकली, ताकि हमें ये चीजें 2 मिनट में पता चल जाए। और अगर आपको पता होगा पर्सनल एसेट ऑफ बिजनेस और ऑफिस फर्नीचर है, इसकी क्लास लाइफ 7 साल होती है। दिस ऑल्सो यू विल स्टडी इन ये। मीत आपने ये चीजें पढ़ रहे होंगे आप शायद, अगर मुझे यस सर, है ना। डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में आती तो है ये। दैट्स द रीजन वी कैन कनेक्ट आवर ईए विद आवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि ये चीजें हम पढ़ रहे हैं ये में। यस सर। अगर स्टिल आपको इसमें कंफ्यूजन है, तो मेरे पास एक शीट पड़ा है, एक सेकंड। सी डेप्रिसिएशन शेड्यूल मैंने रखा हुआ है, मेनली यही यूज करते हैं हमारे आउटसोर्सिंग कंपनीज जो इंडिया में है, ये वाला शेड्यूल। सर ऐसे ये एक्चुअली जो ये एग्जाम होती है उसमें ये डेप्रिसिएशन की क्लासेस पूछते हैं उसमें एमसीक्यू में। हाँ हाँ, पूछ सकते हैं, देयर आर चांसेस। आपको यू कांट स्किप एनीथिंग इन योर एनरोल्ड एजेंट एग्जाम, जस्ट स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन जो भी नोट्स में है। बट स्टिल लेट्स कम टू द क्लास इन पॉइंट। सी, अपेंडिक्स ए मेनली लोग यूज करते हैं। ये स्कैनर खुल गया, पेमेंट तो नहीं करने लगे तुम? अच्छा, एक सेकेंड। तो मैं क्या कह रहा था कि अपेंडिक्स ए मेनली लोग यूज करते हैं डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन शेड्यूल बनाने के लिए हमारे टैक्स रिटर्न में, जिसमें 3 ईयर क्लास लाइफ है, 5 ईयर है, 7 ईयर है, 10 ईयर है, 15 ईयर, 20 ईयर। अगर तुम्हें पता होगा कि फर्नीचर की क्या है, दैट इज 7 ईयर, जो तुम पढ़ के आए होगे तुम समझ आओगे 7 ईयर। अब ये वो जो मेथड फॉलो किया जा रहा है इसमें, वो जीडीएस फॉलो किया जा रहा है, मेकर्स का जीडीएस मेथड फॉलो किया जा रहा है। मैं एडीएस पे नहीं लगे, एडीएस से भी कर सकते हो तुम इसको डेप्रिशिएट। बट यही तो हमें देखना है कि हमें तो डेप्रिसिएशन पहले साल में ज्यादा लेनी है अपने रिटर्न पे। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज व्हाट टैक्स प्लानिंग इज। उन्होंने ले रखी है 1000, हम ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। और हमें समझ आ गया, अगर फर्नीचर की एसेट क्लास 7 साल है और हम इसमें अगर डिमिनिशिंग बैलेंस जीडीएस मेथड लगाते हैं और हाफ ईयर कन्वेंशन वाला लेके चलते हैं, अपेंडिक्स 2 है, 3 है, 4 है, आप 946 पब्लिकेशन में जाएंगे आपको दिख जाएगा। बट अपेंडिक्स ए में हाफ ईयर कन्वेंशन पे लेके चलता है। अब आईआरएस कहता है कि हमें नहीं पता कि आपने उस एसेट को कब सर्विस में डाला अपने बिजनेस के अंदर। आपने फर्नीचर मार्च में लाया, जून में लाया, अगस्त में लाया, साल में कब उस पर डेप्रिसिएशन करना शुरू होगा, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर। हम मान के चलते हैं आपने बीच में बिल्कुल साल के डेप्रिसिएशन को लगाना शुरू किया, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज हाफ ईयर कन्वेंशन। और इसीलिए पहले साल की डेप्रिसिएशन और लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन जब तक आती है, डिमिनिश हो गए, वो बैलेंस हो जाता है। तो हाफ ईयर कन्वेंशन का ये मतलब है सारे ये यूज करते हैं। देखा, तुम भी 1120 पे काम करोगे, तुम्हारा इंप्लॉयर बोलेगा ये यूज करो, तो यही फीजिबल भी है। तो पहला तुम देख सकते हो इसमें कितना है, 14.29 फर्स्ट ईयर में, कि वो कह रहा है 14.29% की डेप्रिसिएशन आपने फर्स्ट ईयर में ले लो। उसके बाद फिर इस हिसाब से चलना, दिस इज देयर ओन मेथड, जीडीएस का मेथड है। हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इतना डिटेल में जाने का मतलब फिर तो मैं तुम्हें ये पढ़ाने लग गया। तो बट हाँ, मैं ये समझ गया कि 14.29% इज आवर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन दैट वी हैव टू क्लेम। ओके, समझ गया मैं इतना। अब चलते हैं वापस से अपने इस पे। ठीक है, 7 ईयर मेकर्स प्रॉपर्टी है। ओके सर, ठीक है, समझ गया। डेप्रिसिएशन बुक का कितना था, 1000। ठीक है, और टैक्स डेप्रिसिएशन तुमने कितना लगाया इसका, 14.29%, जो 1000 का निकल के आया 429, और तुमने उसको प्लस कर दिया अपने डेप्रिसिएशन के साथ, दैट इज आर, इसका तुमने बढ़ा दिया डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन उसके हिसाब से कितना मिलेगा, 1429। ठीक है, एंड दिस इज अ डीआरडी। मैंने बोला था कि डिविडेंड तुम्हारा है 2000, और उसमें तुम देखो अगर उसमें क्या लिखा था, पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन है हमारी, सॉरी पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन नहीं, अगर डिविडेंड 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 इनकम इज डोमेस्टिक। ठीक है, अब तुम इसमें चेक करोगे कि ये डोमेस्टिक कंपनी कौन सी थी, बट मैं इस केस स्टडी में इस तरह लेके आया हूं कि तुम्हारी ये डोमेस्टिक कंपनी 65% वाली थी, जहां से उस कंपनी से अगर तुम डिविडेंड कमाते हो, डिविडेंड अर्न करते हो, तुम्हें 65% की डीआरडी मिल जाएगी। वो पूरा डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होगा, उसका 35% ही सिर्फ टैक्सेबल होगा, 65% की डिडक्शन होगा डीआरडी की फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें इतना समझ आ गया, अब हमारा काम है हमें रिटर्न पे जाके ये सब डेटा डालना और हमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना और देखना बुक इनकम और टैक्सेबल इनकम में कितना फर्क था, मेरे को किस पे टैक्स देना है। सो आई एम गोइंग ऑन माई रिटर्न। अब यहाँ पे मैं तो, मेरे को तो पसंद है इसे लिख के करना, बट तुम टाइप करके भी कर सकते हो।
मैं तुम्हें ये रिटर्न भी दे दूंगा। तो मैं तो इसको करूंगा टाइप करके। चलो, तो इसमें तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि अब हम रिटर्न बनाने जा रहे हैं। तो नेम इज आर इनसाइट टैक्स एक्सपर्ट INC। ठीक है। उसके बाद एंटिटी दिस इज सी कॉर्पोरेशन, तभी तो हम ये फाइल कर रहे हैं। लोकेशन अभी इसमें पूरा एड्रेस दिया होगा, हम सिर्फ टैक्सेस लिख रहे हैं यहाँ पे। इंडस्ट्री इज कंसर्न, अब देखो तुम्हें जिस हिसाब से इंडस्ट्री होती है ना, और हर एक इंडस्ट्री का एक कोड भी होता है, इंडस्ट्री कोड होता है। वो मैंने इसमें नहीं लिखा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा लिखना कहाँ पे है। बट अब तुम इंडिया का भी आईटीआर फाइल करोगे, अगर तुम प्रिजर्वेटिव टैक्स एग्जम्पशन ले रहे हो या वो वाला टैक्सेशन फाइल कर रहे हो, उसमें भी तुम्हें एक इंडस्ट्री कोड होता है हर इंडस्ट्री के पास। ठीक है। सो EIN तुम यहाँ पे लिख दोगे कंपनी का, दैट इज लेट्स सपोज 24654222321। डेट इनकॉर्पोरेटेड क्या है, लेट्स सपोज फर्स्ट को इनकॉर्पोरेट किया मैंने, 1 Jan 2024। टोटल एसेट्स यहाँ पे लिखने पड़ते हैं, पर मैं बता रहा हूँ तुम्हारी तो है ही इनिशियल फाइलिंग, तो जो भी बैलेंस शीट होगी उसमें से लेट्स सपोज हम मान के चल रहे हैं जो हमारे एसेट थे दैट वाज आर $40,000 बस। ठीक है। तो इस तरह से तुमने अभी ऊपर वाला सेक्शन बना दिया। ग्रॉस रिसिप्ट्स, तो यहाँ पे तुम्हें ग्रॉस रिसिप्ट्स है 40,000। ठीक है। एक्सपेंसेस, तो तुम देख लेना कि इसमें CUGs नहीं है क्योंकि हमने इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना अभी। रिटर्न अलाउंसेस, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बन के आ रहा है दैट इज 40,000 ओनली। अब देखो यहाँ पे उसके बाद एक्सपेंसेस वो कितने बता रहा है, 18,000। टोटल इनकम मेरी कितनी है, 40,000। एक्सपेंसेस वो मेरे को किसके बता रहा है अभी, ये ऊपर वाले, ये छोटे से जो है रेंट एंड सैलरी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज 18,000। तो मैं अभी रेंट एंड सैलरीज, ये इसका डाइवर्जन नहीं हुआ तो मैं इसी में लिख रहा हूँ। वैसे तो सैलरीज में अलग से यहाँ शो करता और ये करता, बट स्टिल चलो हम सोच लेते हैं कि सैलरी हमारी है $10,000 और 8,000 हमारा रेंट है, विच मेक्स 16,000। अच्छा, बात तो अब शुरू होती है, रिटर्न तो अब बनाना है हमें। पहले तो मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब मेरे को यहाँ पे बुक्स की नहीं दिखानी, ये तो हम रिटर्न बना रहे हैं, मुझे रिटर्न के हिसाब से डिप्रिसिएशन दिखानी है। अब देखो बड़े सारे अगर एसेट्स होंगे, यहाँ पे तो हमने एक ही एसेट लिया, अगर 5-6 एसेट्स है कंपनी के, सबको अपने हिसाब से डिप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या पता, क्योंकि पूरी कंपनी में तुम एक एसेट को डिप्रिशिएट तो नहीं करने बैठोगे, ये तो मैं केस स्टडी कर रहे हैं बेसिक लेवल की, तो भी एक ही एसेट से शुरू कर रहा है। अगले केस स्टडी में 2 एसेट लेके आऊंगा मैं, पूरी प्रॉपर्टी भी लेके आऊंगा और एक उसमें एक और एसेट भी होगा छोटा सा। बट लेट सपोज जब फिर हम जाएंगे उसमें 4, 5, 6, 2 में, जहाँ पे कॉम्बिनेशन में 3-4 प्रॉपर्टीज की डिप्रिसिएशन लगानी पड़ती है, तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट अभी एक ही एसेट है, अभी हमें 4, 5, 6, 2 में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर फेडरल रिटर्न हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तुम्हें पहले DRD की डिडक्शन लेनी। DRD कहाँ पे आ गया हमारा, ये थी सर वो 65 वाली। लेट्स सपोज हमने इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था। अब यू हैव टू सी ना किस तरह की कंपनी और कितना इन्वेस्ट कर रखा है। 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे दिमाग में, शेड्यूल सी कोई पूछेगा अगर तुम्हें इंटरव्यू में, शेड्यूल सी क्या था उसको बता देना भाई, डिविडेंड इंक्लूजन से स्पेशल डिडक्शन, वी कैलकुलेट DRD रेट, वी कैलकुलेट हाउ मच डिविडेंड वी हैव टू रिपोर्ट, एंड वी आल्सो कैलकुलेट द इंक्लूजन्स। कितना, 3 चीजें ही आई ना देखो, एक तो कितना डिविडेंड आया, कितना डिविडेंड एक कंपनी से आया, उसमें से कितना इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड कैसे करेंगे, जब डिडक्शन दे लेंगे तो पीछे बचा हुआ इंक्लूड करेंगे, वो इंक्लूजन में आ गया। और तीसरी चीज क्या समझ में आई यहाँ पे, स्पेशल डिडक्शन क्या मिली हमें उसमें, उस डिविडेंड में, मतलब जो DRD जिसको बोला था। यही 3 चीजें तो बता रहे हैं, कुछ टफ तो नहीं है इसमें। अब मेरे को समझ आ गया कि 65% वाली थी, क्योंकि वो मैं इस केस स्टडी में लेके चल रहा हूँ। तो तुम्हारा 20%, तुमने 20% से देखो, अगर तुमने डिविडेंड फ्रॉम 20% और मोर ओन्ड, मैंने 20% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करा था अपनी एक ऐसी कंपनी में जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी थी, और वो डेट फाइनेंस स्टॉक नहीं था। तो ये चीजें देखनी पड़ती है जब तुम एज ए रिव्यूअर या टैक्स प्रिपेयर बनाओ। तो 65% मैंने किस पे लेना है, मेरे इस पे, विच कम्स आउट टू बी 1,300। तो 2,000 डिविडेंड आया, इस पे 65% लगा ला, तो 13,000 का DRD मिल जाएगा सीधा सीधा। इतना मेरा ये सारी इनकम डिविडेंड्स में जाएगी ही नहीं। अब जैसे हम ऊपर जाएंगे, हम इसको बताऊंगा मैं इसको कहाँ पे लिखना है हमें। एक सेकेंड, फिलहाल हम डिविडेंड एंड इंक्लूजन्स को यहाँ से लाइन स्पेशल शेड्यूल सी से लाइन 23 से अगर लेके आए हैं, तो यहाँ पे तो हम पूरा दिखाएंगे अभी।
डिविडेंड इंक्लूजन अगर, ठीक है, 20,000 है, 2,000 है, सॉरी। तो अभी इसको फ्लो करके ले जाते हैं वहां पे, क्योंकि फिलहाल वी हैव टू रिपोर्ट इट, नीचे हम उसकी डिडक्शन ले लेंगे, स्पेशल डिडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो ये हमने इसको कर दिया रिपोर्ट। अभी तक सब मेरे साथ हो, सबको यहाँ तक समझ आ गया, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम? अगर तुम्हें कुछ गलती लगेगी तो मेरे को पकड़ लेना, ठीक है? ओके, तो यहाँ तक तो मसला हल है। देन हम 1120 में इसको बना देते हैं। 14,000 13,000 की हमने यहाँ पे डिडक्शन ली है, तो दिस 13,000 विल कम हेयर। ओ सॉरी, स्पेशल डिडक्शन विल, राइट। तो पीछे जो 700 था, दिमाग में रखा हुआ है हमने, इसका डिफरेंस क्या है? 700 इसका डिफरेंस है, और वो 700 क्या है, दैट इज एक्चुअली टैक्सेबल। और वो कहाँ पे दिखाना है वो भी मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? इतना यहाँ तक तो सब समझ आ गया मुझे लग रहा है, राइट? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये M1 हम खुद प्रिपेयर करते हैं, बेसिकली सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन तुम्हें दे दूंगा, बट अभी प्रिपेयर इसको, अभी भी M1 ही मेन है जो हमें प्रिपेयर करना है। अभी देखो अगले, जो तुम्हारी लास्ट केस स्टडी होगी ना, उसमें वो केस स्टडी सारे कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी होगी कि सारे शेड्यूल्स को कवर कर ले, कोई भी 2 या 3 पॉइंट उसके। अब जैसे तुम इसके देखो, कुछ है ही नहीं इसमें शेड्यूल के, पहले तो देखना है कौन सा काउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं। ये हम ये भी पढ़ते हैं, पहले ये भी देखना पड़ता है कौन सा काउंटिंग मेथड करते हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से इनकम हमें दिखानी पड़ती है। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कंपनी अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रही है, मोस्टली अक्रूवल ही फॉलो करना पड़ता है अगर कुछ एक्सीड हो जाती है उनकी रेवेन्यू की लिमिट। ये देखो बिजनेस एक्टिविटी कोड, अब ये चीजें थोड़ी तुम्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए बिजनेस एक्टिविटी कौन कौन है। बिजनेस एक्टिविटी कौन सी थी? कंसल्टिंग, वो चीजें यहाँ पे लिख दोगे। प्रोडक्ट और सर्विस कौन सी है हमारी, किस तरह का, अगर हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं, कौन सी सर्विस बेचते हैं। सर्विस हमारी टैक्स प्रिपरेशन की मान लेते हैं, टैक्स प्रेप की सर्विस है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें, जिसपे टिक करने हैं। अब तुम्हें क्या क्वेश्चन लिखा है? डिड एनी फॉरेन एंड डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप trust or tax exempt organization own directly 20% or more, or own directly or indirectly 50% of the more of the total voting power of the classes of the corporation stock entitled to vote? If yes, complete part 1 of the schedule G 1120 attached schedule G। अब ये तुम्हें कैसे चीजें पता चलेंगी? तुम्हारे पास तो पूरा डेटा आना है उस कंपनी का, उस डेटा का तुम्हें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देंगे वो, कि क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, किसने कितना ओन कर रखा है, कौन सा स्टॉक होल्डर कितना ओन करता है, डायरेक्टर के पास कितना शेयर है, क्या बीच में सॉप तो नहीं है कंपनी के पास, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान तो नहीं है। तो ये तो तुम्हारे पास पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा, उस हिसाब से तुम इन क्वेश्चन का आंसर करोगे। स्टिल हम इसको एक केस स्टडी में कवर कर लेंगे। बट जहां मेन जो हमें टैक्स प्रिपरेशन की जो हमें मेन काम है, जो हमें काम देखने को मिलेगा 1120 में, वो सब आता है M1 में और M3 में। अच्छा, शेड्यूल है, मैंने बोला इनिशियल फाइलिंग है। अब यहाँ पे अगर पिछला साल होता, मतलब पिछले साल के फाइनेंशियल्स होते, जो कि अगर हम एक केस स्टडी निकालेंगे, उसमें तुम्हें बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या लिखना है? पिछले साल के एंडिंग के बैलेंस 2023 के, ठीक है, एंडिंग का कैश, एंडिंग का ट्रेड नोट रिसीवेबल। यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हैं खाली, इस पे कुछ नहीं भरते हम। ये क्यों लिखे होते हैं? अगर कभी कभार हमारे कोई वैल्यू में डिफरेंस आया हो इन बिटवीन द ईयर, बट स्टिल। अब देखो बैलेंस शीट में क्या है, उसके बाद क्या आ गया? बिल्डिंग्स और अदर डिप्रिशिएबल एसेट्स। अब तुमने वो दिखाना है एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अपना, राइट? यहाँ पे मैं अपना एसेट दिखाऊंगा। क्या एसेट था मेरा? फर्नीचर था ना? फर्नीचर 10,000 की कॉस्ट थी, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 1,000। तो मैं यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो बैलेंस शीट तुम्हें जब नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे, तो बैलेंस शीट की भी चीजें करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं बिल्डिंग्स एंड अदर डेप्रिशिएबल एसेट्स पे, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आई कैन शो 10,000 हियर। सी, बैलेंस शीट एक रिटर्न में दिखाना कंपलसरी नहीं होती, तुम्हें पता है क्या? उन्होंने ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है कि 10 मिलियन, 10 मिलियन से ज्यादा अगर कंपनी के एसेट है तो जरूरी है फर्निश करना बैलेंस शीट। ये शेड्यूल एल इज नॉट कंपलसरी इन रिटर्न until unless your total assets are more than 10,000। बट what is compulsory is your schedule M2 एनालिसिस और अनअप्रोप्रिएटेड रिटर्न अर्निंग। ये कंपलसरी होता है शेड्यूल में दिखाना, इसलिए मैं इतना एम्फेसिस नहीं दे रहा तुम्हारी बैलेंस शीट पे। फिर स्टिल हम इसका भी क्वेश्चन करेंगे। 10,000 तुमने दिखाई, और 10,000 के ऊपर तुमने डेप्रिसिएशन कितनी ली? 1,000। और इसलिए उन्होंने ये वाला कॉलम बना दिया है, तो तुमने अपनी लास्ट अपनी वैल्यू दिखा दी एसेट की, जो कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू कितनी है एसेट की? 9,000। और फिर तुम जब यहाँ पे टोटल एसेट्स निकालोगे, जस्ट लाइक योर फाइनेंशियल्स, उसके बाद यहाँ पे अपनी टोटल लाइबिलिटीज निकालोगे,
और तुम्हें तो ये चीज का आइडिया ही होगा कि रिटेन्ड अर्निंग मेरा इक्विटी का पार्ट है। मेरे को लग रहा है अगर हमने अकाउंटिंग पढ़ी है तो हम समझ आएंगे कि रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो इक्विटी का हमारा पार्ट है, तो रिटेन्ड अर्निंग हमेशा रिटर्न में। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो रिटेन्ड अर्निंग अप्रोप्रिएटेड लिखा है, एक जगह अनअप्रोप्रिएटेड लिखा है, ये क्यों है? सी, अनअप्रोप्रिएटेड मतलब उस रिटेन्ड अर्निंग के पैसे को, अभी रिटेन्ड अर्निंग क्या है? रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? जब कंपनी ओवर द टाइम प्रॉफिट कमा रही है, उस अपनी अर्निंग्स को एक्यूमुलेट कर रही है, मतलब पिछले साल का पैसा, इस साल जो पैसा कमाया वो रिटेन कर रही है अभी उस पैसे को। ठीक है, मतलब आगे तक लेके जा रही है उस पैसे को। अब यहाँ पे जब मैं दिखाऊंगा रिटेन्ड अर्निंग में पिछले साल दिखाऊंगा कि पिछले साल कंपनी का कितना प्रॉफिट एक्यूमुलेट होकर आ रहा था, पिछले पिछले साल से प्लस प्लस होके आ रहा था। और सिमिलर मैं यहाँ पे इस साल की रिटेन्ड अर्निंग दिखाऊंगा, जिसमें मैं ये वाली भी प्लस कर लूंगा, और अपनी इस ईयर के फाइनेंशियल में चल जाएगी, क्योंकि इक्विटी तो रोल ओवर होती है, फ्लो होते जाती है आगे। तो ऐसे रिटेन्ड अर्निंग भी होती है। और अनअप्रोप्रिएटेड होती है मतलब अभी तुमने उस रिटेन्ड अर्निंग में से डिसाइड नहीं किया है कि तुम कितना पैसा डिविडेंड में बांटोगे, कितने पैसे का रिजर्व बना लोगे, कितने पैसे को कुछ और काम के लिए यूज करोगे, दैट इज अप टू कंपनी। बट हम मेनली अनअप्रोप्रिएटेड रिटेन्ड अर्निंग में रिटेन्ड अर्निंग को दिखाते हैं एक रिटर्न में। अभी रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? क्योंकि ये पहला साल है तो पहले साल का जो प्रॉफिट हुआ है वही रिटेन्ड अर्निंग हुई, ऑब्वियस सी बात है। तो बुक्स में कितना प्रॉफिट हुआ था हमें एक बार चेक कर लेते हैं। 20,500। तो यहाँ पे वी विल शो 20,500। बस ये मेन चीज थी जो तुम्हें एक बैलेंस शीट पे समझ नहीं है रिटर्न के, एक रिटेन्ड अर्निंग और जो भी डिप्रिसिएशन की वैल्यू होगी। बाकी तो तुम सेम बैलेंस शीट बना लोगे अपनी, क्योंकि ये वाली बैलेंस शीट शुड लुक सिमिलर टू लाइक बुक ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पूरा बुक ऑफ अकाउंट्स है तुम्हारा। क्या लिखा है उसने इतना बड़ा बड़ा? बैलेंस शीट एज पर बुक्स, तो पूरी बुक्स छापनी है यहाँ पे इस सेगमेंट में। रिटर्न के हिसाब से यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखा के कुछ मेरे को उल्टा सीधा नहीं दिखाना। रिटर्न के हिसाब से कुछ नहीं दिखाओगे तुम इस पे, क्योंकि ये सारी बुक्स के हिसाब से। जो मेन चीज यहाँ पे कैलकुलेट होकर शो होनी चाहिए, दैट इज दैट ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू शुड बी इक्वल टू M2। यहाँ पे जो भी वैल्यू निकालूंगा M2 में, यहाँ पे बैलेंस में, दिस शुड बी सिमिलर टू जो मैंने अपने बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी होगी, ये। राइट। अब मैं पहले M2 क्यों बना रहा हूं? क्योंकि M2 हमेशा M1 से पहले M2 बनाना है तुम्हें। अच्छे प्रिपेयर बन जाओगे अगर ये चीज फॉलो करोगे। ऑलवेज मेक M2 फर्स्ट। अब रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? क्योंकि पहला साल है, तो सर ये है कुछ। नेट इनकम बैलेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ईयर में जीरो आएगा, गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे इट विल बी $0, क्योंकि पिछले साल के तो नहीं है ना हमारे पास अभी बैलेंस। ये तो पहला साल ही है कंपनी का शुरू हुआ बिजनेस के लिए, तो जीरो पिछले साल की कितनी है? जीरो है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब एंडिंग ऑफ द ईयर पिछले साल की पूछ रहा है। दिस इज जीरो। इस साल हमने कितना कमाया? जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग भी है अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, 20,500। उसके बाद अदर इंक्रीजेस आइटमाइज, मैंने बोला था अगर तुम साल के बीच में या कुछ भी अदर इंक्रीज हुआ हो तो यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, मैंने कैश में कन्वर्ट कर दिया कुछ पार्ट उसका, रिटेन्ड अर्निंग का, जो पिछले साल से होती हुई आ रही थी, यहाँ पे जो प्लस हुई, या स्टॉक में मैंने कुछ उस पैसे से स्टॉक्स खरीद लिए, उस पैसे से यहाँ मैंने प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करती, तो उसकी वैल्यू तुम यहाँ पे दिखा सकते हो। और एंड में जितनी भी बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा, क्योंकि ये इनिशियल फाइलिंग है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए सेम आ रहा है। नेक्स्ट केस स्टडी में ऐसा नहीं दिखाऊंगा। तो ये तुम्हारा आएगा रिटेन्ड अर्निंग 20,500 यहाँ पे, विच शुड मैच दिस वैल्यू। ठीक है, ओके। तो लाइन नंबर 8 ऑफ शेड्यूल M2 शुड मैच विद लाइन नंबर 25 ऑफ शेड्यूल L। ये कुछ बेसिक्स होते हैं एज टैक्स रिटर्न प्रिपेयर में दिमाग रखने होते हैं। तो ये चीज तो सॉर्टेड होगी पहला साल तक। अब चलते हैं हम अपने M2 में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें M2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एडजस्ट करने पड़ते हैं। और जो वैल्यू M1 इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी लाइन नंबर 10 पे, यस दैट विल बी माई टैक्सेबल इनकम, उस पर टैक्स रेट लगेगा। तो इसीलिए M1 की इतनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि तुम कुछ सोचो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस तरह से मैंने एक्सपेंसेस क्लेम किए, सिमिलर मैं टैक्स रिटर्न पे नहीं क्लेम कर सकता। देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट्स दैट वी नीड टू गिव। नेट इनकम एज पर बुक्स थी कितनी? 20,500 गई थी। फेडरल इनकम टैक्स पर बुक्स, अब तुम मुझे खुद एक चीज बताओ, बुक्स में मैंने फेडरल इनकम टैक्स का एक्सपेंस दिखाया है वहां के P&L के डेबिट साइड में, यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है। क्यों ही होगी? वही काम तो हम कर रहे हैं। हमने फेडरल इनकम टैक्स पे कर दिया, उन्होंने एक्सपेंस दिखा दिया, यहाँ पे हम उसको वापस एडजस्ट कर रहे हैं। हम बुक इनकम को इस तरह बना रहे हैं कि वो अब टैक्सेबल इनकम बने। और जो डिडक्शन इसमें से माइनस है ना फेडरल इनकम टैक्स की वैल्यू, तो मैं फेडरल इनकम टैक्स की वैल्यू में वापस प्लस करना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए एडजस्ट कर रहा हूँ उसको। तो एडजस्ट करने के लिए फेडरल इनकम टैक्स कितना था? फेडरल इनकम टैक्स वाज 2,500, तो दिस विल बी एडजस्टेड, राइट।
अब बाकी और भी चीजें होती है जो एडजस्ट कर सकते हैं, जो अपने तुम ये के करिकुलम में पढ़ रहे होगे, दैट इज एक्सेस ऑफ कैपिटल लॉसेस ओवर कैपिटल गेन्स, इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स नॉट रिकॉर्डेड ऑन बुक्स। अगर कोई इनकम है, लाइन को पढ़ो, इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स नॉट रिकॉर्डेड ऑन बुक्स। एक ऐसी इनकम जिससे टैक्स लगना था बट तुमने बुक्स पे नहीं दिखाई थी। कोई इनका कोई ऐसा इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, मैंने बुक्स पे ही नहीं दिखाई उसको, पर टैक्स रिटर्न पे टैक्स लगना था, तो उसको यहाँ पे दिखा दो भाई, अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ऑन बुक्स दिस ईयर नॉट डिडक्टेड ऑन दिस रिटर्न, ध्यान से पढ़ो इस चीज को। एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ऑन बुक्स दिस ईयर नॉट डिडक्टेड ऑन दिस रिटर्न। ऐसे एक्सपेंसेस जो तुमने बुक्स में तो दिखाए बट तुम उसकी रिटर्न पे डिडक्शन नहीं ले रहे हो, मतलब रिटर्न के हिसाब से वो एक्सपेंस नहीं है, तो वो डिप्रिसिएशन है तो ये वाली। कौन सी डिप्रिसिएशन जो इन्होंने बुक्स में दिखाई थी? हमने ये डिप्रिसिएशन थोड़ी लेनी है, हम तो नई डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आए हैं, और इन दोनों डिप्रिसिएशन को सेट ऑफ करेंगे, एक नया अमाउंट बन जाएगा जिसकी ओवरऑल हमें डिडक्शन इन टोटलिटी में मिल जाएगी। बट फिलहाल फॉर द टाइम बिंग तुम ये मान के चलो कि बुक डिप्रिसिएशन जो है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कि मैंने सर ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने ये बुक पे ली थी, मैं इसको रिटर्न पे नहीं लेना चाहता। जो डिप्रिसिएशन मैं रिटर्न पे लेना चाहता हूँ वो मैं दिखाऊंगा लाइन नंबर 8 में। देखो, डिडक्शन ऑन दिस रिटर्न नॉट चार्ज अगेंस्ट बुक्स इनकम, वो कह रहे हैं रिटर्न की लैंग्वेज समझो, कि जो तुम डिडक्शन रिटर्न पे दिखा रहे हो एक किसी चीज की, बट तुम्हारे हिसाब से वो बुक्स पे नहीं है। वो कौन सी डेप्रिसिएशन थी जो मैंने नए मेथड से, मेकर्स के मेथड से कैलकुलेट किया आईआरएस के हिसाब से, दैट वाज 1429। ये नई डेप्रिसिएशन है पूरी। अब तुम देखो ये वाली डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ये आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे, और इसीलिए मैं इस डेप्रिसिएशन को माइनस में दिखाऊंगा। दिस वैल्यू विल बी माइनस, क्योंकि मैं इतनी डेप्रिसिएशन अब लेना चाह रहा हूँ, इतनी डेप्रिसिएशन में नहीं लेना चाह रहा, तो आपस में मुझे कितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगी? 429 की। आई होप दिस इज लिटिल टेक्निकल, बट आपको सेंस बना रहा होगा। 2 मिनट के लिए ये सोचो 1000 की डेप्रिसिएशन आ लेके 1429 की ले रहे हैं बस, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हें यहां पे ध्यान से पढ़ो, इनकम रिकॉर्डेड ऑन बुक्स दिस ईयर नॉट इंक्लूडेड ऑन दिस रिटर्न। ऐसी इनकम जो बुक्स पे तो रिकॉर्ड करी बट तुमने रिटर्न पे इंक्लूड नहीं कर रहे, वो एक इनकम है। कौन सी? जो मैं यहां पे दिखाऊंगा उसको, उस इनकम को। दैट वाज माय डीआरडी जो पीछे बचा हुआ था, 375। कितना था? हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, नॉट डीआरडी, इंक्लूजन था, सॉरी। 1300 एज लाइक दिस इन माइनस। ये भी कर सकते हो आप, माइनस में 1300 लिख दो, या होगा इट विल कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी इन द सेम मैनर हियर। सो इट डिपेंड्स इन योर सॉफ्टवेयर, आप कैसे पुट कर रहे हो वैल्यूज को। देखो सॉफ्टवेयर का पर्पस कितना डिफीट हो रहा है, सॉफ्टवेयर जस्ट फॉर कैलकुलेशन, आपने ये सब चीजें पुट करनी है और वहां पे वो एक कमांड दोगे, वो यहाँ पे रन करके आपको वैल्यू बता देगा। दैट इज व्हाट सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट। सॉफ्टवेयर यही चीज करता है, इट शोज अस द करेक्ट वैल्यू इफ यू हैव पुट द करेक्ट अमाउंट्स, राइट। अब इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द बुक इनकम हियर, taxable income, it is like 20,500. Federal income tax to be adjusted, we will add back. ठीक है, this will we will add back. It's like 2,500, right? Depreciation we are not claiming this, right? So we will add back. What depreciation we are actually claiming is this 1249. This we will take the deduction 1429, right? And $700 is the amount जो हम अभी अपनी इनकम में मुझे बताओ, ये इंक्लूड करना है या इसको ऐड करना है, या इसको डिडक्शन लेनी है इसकी 700 की? एनीवन? ऐड करना है सर, टैक्सेबल होगा। वेरी गुड। सो दिस वी विल ऐड बैक 700, क्योंकि 2000 में से सिर्फ 700 ही टैक्सेबल है। सो द टैक्सेबल इनकम विल बिकम 23,271। सो हम बुक टू टैक्स डिफरेंस देख सकते हैं कितना आया। द बुक इनकम वॉज 20,500, बट एज पर आईआरएस कितनी आई हमारी? 23,271 इज अ बुक टैक्सेबल इनकम। अब हमें कहां पे एक चीज खराब करी अगर हम देखें, फेडरल इनकम टैक्स वाज द मेन पॉइंट जिसकी वजह से हमारी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, टैक्स लायबिलिटी ज्यादा। ठीक है, इतना समझ आ गया ना ये वाला? तो हमारा 23,271, इसलिए तो हमारी टैक्सेबल इनकम मेनली ज्यादा आती है, दैट्स व्हाई वी डू टैक्स प्लानिंग कि और क्या चीजों का यूज कर सकते हैं। बट यू नो, ये हैज अ वेरी गुड एज, ये टीचेस यू टैक्स प्लानिंग ऑल्सो। अगर तुम देखोगे, ये तुम्हें एक तरह से टैक्स स्ट्रेटजीज बताता है, कि काफी लीगल लूप होल्स बताता है।
But CPA are not just specific to टैक्स प्लानिंग इन दिस थिंग्स. मतलब सीपीए का एक रोल सिर्फ यही होता है कि वो मेनली अगर आप यूएसए में जाएंगे, यूएस की अगर मैं बात करूं, सीपीएस आर स्पेसिफिक इन टैक्स प्रिपरेशन एंड टैक्स अकाउंटिंग मेनली, not in making tax strategies or doing tax planning. EAs are doing that in US. CPA को फर्क नहीं पड़ता. They charge their fees on the basis of just preparing a tax return. But on the other hand, a EA does a tax preparation with the help of tax planning. दिखा दोगे अपनी special deduction में, which is 1300. अगर तुम फिर इसको कैलकुलेट करोगे ये निकल के यही आएगा. ठीक है. And what else we have to show? डिप्रिसिएशन यहाँ पे था ना, तो डिप्रिसिएशन विल शो हियर. मेकर्स के हिसाब से कितना डिप्रिसिएशन था? 1249. 12142. सो दिस इज योर टैक्सेबल इनकम. इस पे टैक्स रेट लगेगा 21% का. दैट कम्स आउट टू बी 4867. And the amount you are owing to the government is total tax amount owed is 4886.91, which round figure कर लोगे तो 4887 is your tax liability that is paid to the government सिर्फ initial filing पे भी. So this is how a basic return looks like. मतलब जैसे तुम अभी tax preparation शुरू करोगे तो ऐसे ही रिटर्न दिखेंगे अभी, not more complicated. तो I guess किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है. 1300 needs to be subtracted, so our taxable income will differ in this case. So our taxable income, we can calculate that now again. Did you calculate? No, no, I didn't. You did? No, no, I didn't. Okay, so I'll calculate 20,500. Thank you for picking up the point, Srinivasu. It was really helpful. गलती हो गई थी यहाँ पे तो. Federal income tax as per books is at 2,500 and 20,500. That was already in. Depreciation will not take it. 13,000, 0.429. Yeah, so 21,271 is the real taxable income. And once we will calculate it from the 1120 form, it will show the same. I wrote there also 600. I don't know why I took 700. So the real value is 21,700. And the tax rate on this will be 21%. This is our actual tax liability will going to the government. Now I think it's all right, Srinivasan. Yes. And one more doubt. So, like in schedule L, coming to balance sheet, usually whenever client gives us balance sheet, we will do some adjustments, right? Regarding meals or guaranteed payments, all these things. So, whatever the adjustments we are doing in balance sheet, that need to be copied to our software, or else exactly what the thing client has given that we need to be input in our software. No, the schedule L will be similar like your balance sheet as per books. Yeah. See, we need to report the same balance. See, client will show you one balance sheet for last year. He will show you another balance sheet for this year. In schedule L, they are just the reporting is different. It looks like we are doing the last year what the amount was last year ending. We have to show it as a beginning. That's it. With the new one, so the IRS, it becomes easy for the IRS to audit while auditing a return to check whether the beginning is not different from the ending.